रिद्धि शाम के टाइम ऑफिस से घर के लिए जा रही थी। वो रोजाना की तरह आज भी पैदल ही जा रही थी। वो बड़े बड़े कदम बढ़ाकर आगे आगे जा रही थी। उसी टाइम रिदम भी रोहन के साथ घर के लिए निकल रहा था कि रोहन ने देखा कि रिद्धि पैदल ही घर की ओर जा रही थी। रोहन ने देखा तो वो गाड़ी रोककर रिदम से बोला, हे रिदम, रिद्धि वो देखो सामने, वो पैदल क्यों जा रही है। बेचारी रिद्धि भाभी। रोहन ने जैसे ही रिद्धि का जिक्र किया, रिदम अपने फोन से नजर हटाकर बाहर देखने लगा, पर जैसे ही रोहन से रिद्धि भाभी कहा, वो गुस्से से रोहन को घूरकर बोला, भूल से भी दोबारा उसे भाभी मत बोल देना, और अब आस पास न देखकर सीधा गाड़ी ड्राइव करने पे ध्यान दे। रोहन ने रिदम के आगे कुछ न बोला, पर मन ही मन सोचने लगा, बेचारी, सच में जब भी देखता हूँ लगता है जो भी रिद्धि भाभी कह रही उस दिन वही सच था। वो सहनाया तो मुझे कभी सही लगी ही नहीं, पर नीता आंटी के आगे जब रिदम झुक गया तो मैं क्या ही बोल पाता। कभी कभी लगता है बेशक गलती से ही सही, पर भगवान ने रिद्धि भाभी को रिदम की पत्नी बनाकर बहुत अच्छा किया है, और मैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, बिना इस अड्डू की नजर में आए। उसको रिद्धि के लिए बहुत बुरा लगता है। रोहन मन ही मन सोचकर फैसला कर लेता है, और यही सब में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। रिदम घर के बाहर ही उतर जाता है। रोहन अपने घर के लिए कार लेकर निकल जाता है। रिदम घर आया तो देखा सभी लोग हाल में ही जमा थे। वो सबको एक नजर देखकर अपने रूम में चला गया और आकर अपने कपड़े चेंज करने लगा। रूम में आकर वो अपने रूम की बालकनी में खड़ा था, और अभी जब उसने रिद्धि को पैदल चलते हुए देखा, उसी सीन को याद करने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर क्यों कर रही है ये लड़की ये सब, और क्यों सह रही है मेरे टॉर्चर। चली क्यों नहीं जाती ये सब छोड़कर। मुझे तो दादी ने मजबूर कर दिया था, पर ये तो आजाद है ना, इसे तो कोई नहीं रोकेगा, फिर क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ये मेरे पैसे की वजह से ही मेरे पीछे हो और जानबूझकर ये नाटक कर रही हो, ताकि माँ और दादी की तरह मैं भी उसे माफ करके उसे अपनी बीवी का दर्जा दे दूँ। कुछ देर सोचकर वो रूम से नीचे आ गया था खाना खाने। आज पूरा परिवार एक साथ खाने को बैठा था। रिदम के मम्मी कविता जी, पापा प्रतीक जी, दादी नीता चाची, गौतम चाचा और रिदम के छोटे भाई बहन आदित्य, कियारा और गौतम चाचू के बच्चे अदिति और आरव, सभी लोग खाने की टेबल पे आ गए थे। आदित्य, आरव और आदित्य तो बिल्कुल कविता जी की परछाई थे, पर कियारा और रिदम, वो दोनों तो नीता के कहे अनुसार ही चलते थे। रिदम और कियारा दोनों ही अपनी माँ से ज्यादा अपनी चाची को ज्यादा मानते थे, क्योंकि नीता ने इन दोनों को बचपन से ही अपनी गोद में खिलाया, तो दोनों बच्चे माँ से ज्यादा चाची से प्यार करने लगे। और नीता और कविता भी दोनों आपस में बहनों से भी ज्यादा अच्छे से रहती, इसलिए कभी किसी बात पे दोनों में से किसी को भी कभी कोई बात बुरी नहीं लगती। वही नीता के दोनों बच्चों की जान अपनी बड़ी माँ में बसती थी। और एक अकेला आदित्य था जो अपनी माँ की तरह था, यानी पांचों बच्चों में रिदम, कियारा नीता के ज्यादा करीब थे। वही आदित्य, आरव और आदित्य वो कविता जी के ज्यादा करीब थे। खैर, पूरा परिवार आज इतने दिनों बाद साथ खाना खाने बैठा ही था कि दादी ने टेबल के पास आकर कहा, रुको, अभी कोई खाना नहीं खाएगा। अभी सब लोग नहीं आए हैं खाने की टेबल पे, और मैंने आज से जो नियम बनाया है उसके हिसाब से तो आज सभी परिवार के सदस्य का होना जरूरी था। कियारा दादी की बात बीच में ही काट कर बोली, तो दादी, आ तो गए सब लोग, अब तो कोई नहीं बचा, तो अब खाने में देरी क्यों। कियारा ने मुंह बनाए हुए कहा। दादी थोड़ा गुस्से से बोली, कियारा, अभी घर का एक सदस्य अभी नहीं आया है, उसके आने के बाद ही खाना खाएंगे। कियारा चिढ़ते हुए बोली, दादी सभी तो है, फिर किसका इंतजार है। रिद्धि, इस घर की बहू, और घर की बहू ही खाने की टेबल पे साथ न हो तो वाली घर वाले खाना कैसे खा सकते हैं। दादी ने पूरे गुस्से के साथ कहा, जिस पर कियारा भौहें ऊपर करके बोली, क्या कहा दादी आपने। वो दो कौड़ी की लड़की इस घर की बहू यानी रिदम भाई की बीबी, आप उस पीए की बात कर रही हो। तो सुनो दादी, जब भाई उसे अपनी बीबी ही नहीं मानते तो आप उसे अपनी बहू कैसे मान सकती है। कविता जी कियारा की बात से गुस्सा होकर बोली, क्यों ऐसे बात करते हैं अपने बड़ों से। और क्या तुम अपनी भाभी के लिए इस तरीके के वर्ड बोल रही हो। तुम अपनी तमीज भूल गई हो।
कविता जी पूरे गुस्से से बोली, जिस पर नीता जो अब तक चुप खड़ी थी वो भी बोली। क्या गलत बोला है? हमारी कायू ने सही तो कहा है, वो 2 कौड़ी की पिए, वो रिदम की पिए है, न कि उसकी बीबी, और किसी के भी कहने से वो रिदम की बीबी नहीं बन जाएगी। अरे जब रिदम खुद उसे अपनी बीबी नहीं मानता, वो आज भी उसे अपनी पिए ही मानता है, तो आप लोग कैसे उसे घर की बहू मान सकती है? नीता तर्क देते हुए बोली। अचानक रुककर बोली, माँ और दीदी आप दोनों मत भूलो, रिदम उस लड़की से 6 महीने बाद तलाक ले लेगा। उसने जो धोखे से रिदम से शादी की है, उस वजह से वो अभी सहनाया को इस घर की बहू बनाकर नहीं ला पाया है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी भी सड़क चलती लड़की को रिदम की बीबी बना दो। घर में बहस होते देख प्रतीक बोला, माँ नीता कविता आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? और वैसे भी उस लड़की के खिलाफ हमें पूरी तरीके से गलत होने के सबूत नहीं मिले हैं, तो जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक कोई भी रिद्धि के बारे में कुछ न बोलेगा। दरवाजे पे खड़ी रिद्धि ये सब सुन रही थी। थकान और परेशानी के मारे उसके पैर टूटे जा रहे थे, चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, पर फिर भी घर के अंदर हो रही बहस को देख उसके कदम वहीं ठहर गए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। उसको बेहोशी सी आने लगी थी, तभी उसने सहारे के लिए पास की दीवार को पकड़ना चाहा, जिसकी वजह से पास में रखा फ्लावर पॉट गिर गया, जिससे सबका ध्यान गेट की ओर गया। रिद्धि को देखते ही नीता अपने आप को रोक नहीं पाए और वो गुस्से से फटते हुए बोली। दरवाजे पे खड़ी रिद्धि ये सब सुन रही थी। थकान और परेशानी के मारे उसके पैर टूटे जा रहे थे, चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, पर फिर भी घर के अंदर हो रही बहस को देख उसके कदम वहीं ठहर गए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। उसको बेहोशी सी आने लगी थी, तभी उसने सहारे के लिए पास की दीवार को पकड़ना चाहा, जिसकी वजह से पास में रखा फ्लावर पॉट गिर गया, जिससे सबका ध्यान गेट की ओर गया। रिद्धि को देखते ही नीता अपने आप को रोक नहीं पाए और वो गुस्से से फटते हुए बोली, आओ महारानी आओ, आपका ही इंतजार हो रहा था। आखिर आपके ही इंतजार में तो ये फूल बरसा हो रही है। आपकी वजह से ही तो हम लोग आपस में इतने प्यार से बातें कर रहे हैं। फिर आंखों में गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम 2 कौड़ी की पिए, तुमने धोखे से मेरी सहनिया की जगह लेकर धोखे से रिदम की बीबी बन गई, और अब माँ और दीदी को अपनी तरफ कर रही हो, और आज तो भाई साहब को भी अपनी तरफ खींच लिया। वाह कमाल की जादूगरनी हो तुम, आखिर तुमने घर के आधे लोगों को अपनी तरफ कर ही लिया। पर याद रखना, मैं तुमको तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम धोखेबाज लड़की बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, और ये आजकल तुम अपने आप को बेचारी साबित करने के लिए क्या नया ड्रामा लगा रखा है? नीता गुस्से में बोल ही जा रही थी। रिद्धि बहुत बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी, पर फिर भी हिम्मत करके बोली, नीता मैम, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने जो किया सहनाया मैम के कहने पे किया। मुझे नहीं पता अब शाहनाया मैम क्यों मुझे झूठी बता रही हैं। मैं तो उस रूम में भी नहीं जाती। अगर कविता आंटी और दादी मुझे रिदम सर का गिफ्ट देने अगर शहनाया मैम के रूम में नहीं भेजती, तो मैं उस रूम में भी नहीं जाती। रिद्धि ये सब बहुत मरी मरी आवाज में बोल रही थी। उसकी जुबान नहीं खुल पा रही थी, फिर भी हिम्मत करके बोल रही थी। पर जैसे ही गिफ्ट वाली बात बोली, दादी और कविता जी दोनों ही घबरा कर बोली, हाँ वो रश्म के नाम पे हमने एक गिफ्ट रिदम के नाम से शाहनाया के पास भेजा था। अभी रिदम कोई रिएक्ट करता उससे पहले ही कविता जी ने अपनी तरफ से सफाई दे दी, ताकि रिदम को सवाल करने का मौका न मिल पाए। कविता जी की बात खत्म होते ही नीता वापस से बोली, और कितना गिरोगी और कितना झूठ बोलोगी, चालबाज मक्कार लड़की। अरे तुमसे तो तुम्हारे मामा तक ने तुम्हारे झूठ की वजह से रिश्ता तोड़ लिया। खुद के माँ बाप तो है नहीं, अगर खुद के माँ बाप होते तो शायद अच्छे संस्कार देते, पर तुम जैसी अनाथ लावारिश लड़कियां रिश्तेदारों की मेहर से पल तो जाती हो, पर संस्कारों की तो कमी रह ही जाती है। और तुम भी लावारिश अनाथ लड़की उसी तरह की हो, माँ बाप होते तो ऐसा काम कभी नहीं करती। नीता बहुत ही जहर उगलते हुए बोल रही थी। नीता की बातों पे माहिरा मन ही मन हंस रही थी, पर दादी और कविता जी ने जैसे ही ये अनाथ और लावारिश वर्ड सुना,
दादी जोर से सीखी। नीता, पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग, ये क्या बोले जा रही हो? होश भी है क्या बोल रही हो? ये बच्ची अनाथ नहीं है। इसके मामा ने इसको अपनी बेटी की तरह पाला है, फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो? दादी ने गुस्से में कहा तो नीता भी उसी लहजे में बोली। माँ बेशक अपनी बेटी की तरह पाला है, पर बेटी तो नहीं है। बेटी जैसी और बेटी होने में बहुत फर्क होता है माँ। नीता और दादी जी के बीच हल्की बहस हो रही थी। दूसरी ओर रिद्धि ने जैसे ही अनाथ और लावारिस शब्द सुने उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ही न रही हो। उसको बस लग रहा था कि वो अब कभी भी गिर सकती है। वो बेजान हो गई थी। उसे न कुछ सुनाई दे रहा था, न कुछ सुनाई। उसके कानों में बस दो हो शब्द गूंज रहे थे, अनाथ और लावारिश। ये शब्द उसके कानों में ऐसे गूंज रहे थे कि उसे लग रहा था कि किसी ने उसके कानों में गर्म सीसा पिघलाकर लड़ दिया हो। उसे अपनी बॉडी में जान ही नहीं महसूस हो रही थी। उसका शरीर अब बेजान हो गया था। उसे चारों तरफ सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा और सब गोल गोल घूमता हुआ नजर आ रहा था। आसपास की आवाजें आना उसे बंद ही हो गया था। सब लोगों का ध्यान माँ और दादी की बहस पर था। किसी को भी रिद्धि का ध्यान नहीं आया। तभी रिद्धि चक्कर खाकर गेट के पास लगे दूसरे फ्लावर पॉट से टकराकर गिर गई। फ्लावर पॉट के टूटकर गिरने की आवाज से सबका ध्यान उस गया। फ्लावर पॉट के शीशे टूटकर कुछ जमीन पे गिर गए थे, कुछ रिद्धि के हाथ और बैक में चुभ गए थे। रिद्धि के गिरने की वजह से सबका ध्यान उस ओर गया। अचानक से सब लोग उस ओर दौड़ कर गए। रिद्धि कांचों के बीच गिरी हुई थी। दादी और कविता जी ने उसे छूकर देखा, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी दादी जोर से बोली, रिदम, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। रिदम अभी तक हो रही बातों से पहले ही बहुत परेशान था। फिर रिद्धि के अचानक बेहोश होने से झुंझला कर बोला, क्या मुसीबत है? ये लड़की कहीं भी ड्रामा किए बगैर नहीं रह सकती। पाउटिंग स्मर्क रिदम दादी के पास आया और बोला, जी दादी, मैंने डॉक्टर अंकल को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। वो अभी हॉस्पिटल से घर के लिए निकले थे, पर अभी आ रहे हैं वो यहीं। कविता जी ने रिद्धि के सिर को अपनी गोद में ले रखा था। वो बार बार उसके माथे को देख रही थी। फिर चिंतित होकर बोली, बेटा रिदम, जल्दी से इसे रूम में लेके चलो। ये तो और भी ठंडी पड़ती जा रही है। पेंसिव फेस। माँ की बात पे रिदम को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर इंसानियत के नाते रिदम ने अपना फर्ज समझकर रिद्धि को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने रूम में ले आया। माँ, दादी, प्रतीक जी, गौतम और आदित्य, आरव, अदिति, सभी लोग रिदम के रूम में आ गए थे। नीता और कियारा दोनों आपस में आंखें चढ़ाकर बोली, ओ गॉड, कितने ड्रामेबाज है ये लड़की। स्मर्क स्मर्क। नीता और कियारा दोनों ने आपस में आंखें चढ़ाए और अपना खाना खाकर अपने अपने रूम में चली गई। माँ, दादी, प्रतीक जी, गौतम और आदित्य, आरव, अदिति, सभी लोग रिदम के रूम में आ गए थे। नीता और कियारा दोनों आपस में आंखें चढ़ाकर बोली, ओ गॉड, कितने ड्रामेबाज है ये लड़की। स्मर्क स्मर्क। नीता और कियारा दोनों ने आपस में आंखें चढ़ाए और अपना खाना खाकर अपने अपने रूम में चली गई। रिद्धि को रिदम ने आकर बेड पे लिटा दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर ने रिद्धि का चेकअप किया और उसका बीपी चेक करके थर्मामीटर से उसका बुखार चेक करने के बाद बोले, कविता भाभी और आंटी, क्या आप लोग इस लड़की का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते? इसको 103 डिग्री बुखार है। बुखार से इसका शरीर तप रहा है और इसका बीपी, इसकी तो मैं क्या ही बोलूं, आप लोग खुद ही देख लो स्पेग्मेमोमीटर में। इतना कह के डॉक्टर ने स्पेग्मेमोमीटर को सबके सामने कर दिया और वापस डॉक्टर रिद्धि का बीपी चेक करने लगा। बीपी मशीन में आ रही रीडिंग को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। तब डॉक्टर वापस बोले, देख लिया आप लोगों ने, ये लड़की कितने स्ट्रेस में है और ऊपर से इसकी बॉडी अंदर से इतनी वीक हो गई है कि दर्द से इसको इतना तेज बुखार हो गया है। अभी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन ये मेडिसिन और ये सिर्फ है जो इसको हर 2 घंटे में देनी होगी। अगर इसके बाद भी रिद्धि का बीपी नॉर्मल हो जाएगा और इसके बाद भी अगर इसका बुखार नहीं उतरा या बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो सुबह इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। डॉक्टर को बात सुनकर सभी शॉक्ड होकर बोले, क्या? रिद्धि की तबीयत का सुनकर सब लोग परेशान होकर बोले, ओ गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर टाइम पे दवाई नहीं दी तो इनको कुछ भी हो सकता है।
डॉक्टर वापस बोले, रिदम स्पेशली तुमको आज रिद्धि का ध्यान रखना होगा। बेशक शादी किसी भी हालातों में हुई हो, फिलहाल ये सच है कि बिस्तर पे बेहोश पड़ी हुई ये लड़की तुम्हारी वाइफ है, और इंसानियत के नाते ही सही इस लड़की का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। और कविता भाभी, आप सभी लोग जितना कोशिश हो सके इस लड़की को होश में लाने की कोशिश करना। अगर ये जल्दी होश में नहीं आए और इसका बुखार बढ़ गया तो इसके माइंड को बुखार हो सकता है, और बुखार बढ़ गया तो इसकी जान भी जा सकती है। तो आप लोग ध्यान रखना, आज रात इस लड़की के लिए बहुत भारी है। तो अभी मैं चलता हूँ, आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना। और रिदम तुम मुझे बता देना, और रात को कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे रात को कॉल कर देना, और तुम हर 2-2 घंटे इसका बुखार मापते रहना। रिदम ने हाँ में गर्दन हिलाई। डॉक्टर के जाते ही सभी लोग बोले, ये तो सच में बहुत सीरियस बात हो गई। तभी प्रतीक और गौतम दोनों कविता से बोले कि वो रिद्धि का ध्यान रखे और कैसे भी करके उसे होश में लेके आना, और जो भी बातों है वो इस बच्ची के होश में आते ही कर ली जाएंगी। वो दोनों इतना बोलकर वहां से चले गए। आदित्य, अदिति और आरव तीनों बारी बारी से रिद्धि के पास गए और उसे देखकर वापस रूम से बाहर आ गए थे। अब रूम में बस रिदम दादी और कविता जी ही थी। कविता जी रिद्धि के माथे पे हाथ फेर कर बोली, माँ इसका बुखार तो अभी भी वैसा ही है। बेचारी बच्ची पता नहीं कितना परेशान है। कविता जी ने चिंतित होकर कहा। तभी दादी बोली, कविता बहू तुम ऐसा करो, तुम रिद्धि के लिए वो काढ़ा बनाकर लाओ जिससे शरीर में जल्दी से गर्माहट आए और इसको होश आए जल्दी से। कविता बोली, ठीक है माँ, और इतना बोलकर वो रूम से बाहर चली गई। रूम में अब दादी और रिदम ही थे। रिद्धि अभी भी बेड पे बेशुद्ध बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। दादी रिद्धि के पास जाकर उसके सिर पे हाथ फेर कर रिदम से बोली, रिदम तेरा गुस्सा जायज है, तेरे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है। तेरी शादी सहनाया से हो रही थी और शादी होते ही तेरे आगे रिद्धि तेरी दुल्हन के रूप में खड़ी थी। जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किल हुआ होगा तेरे लिए, पर बेटा हम लोग रिद्धि के मामा को अच्छे से जानते हैं, और रिद्धि तुम्हारी पिए रही है तो इतना तो तुम भी जान गए होंगे कि शायद रिद्धि ने ये सब जानबूझकर न किया हो। सच में कुछ ऐसा हो जो रिद्धि को भी न पता हो और हमें भी। क्या पता रिद्धि और सहनाया के बीच कुछ बातें हुई हों। जो भी हो बेटा, पर आज जो तुम्हारे बिस्तर पे ये बेहोश पड़ी हुई लड़की है न, वो कोई और नहीं है, वो बीबी है तुम्हारी। फिर दादी बोली, आज मैं तुझे अपनी और तेरे दादू की कहानी सुनाती हूँ जो किसी को नहीं पता, पर आज तुझे बताती हूँ हमारी शादी कैसे हुई। दादी के मुंह से अपनी और दादू की बात सुनने की बोलते ही रिदम के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी दादी ने आगे कहना जारी किया।